अपनी भाभी की बातों को सुन सुनकर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। अब पहले तो जो पत्नी होती है वो कैसे भी करके अपने घर को बसाना चाहती है, क्योंकि कुछ कंडीशन सी ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जब बात नहीं बनती है तो उसके बाद पत्नी उसे तलाक देने का फैसला करती है और इस घर को छोड़कर चली जाती है। अब तलाक का केस चलने लगता है, लेकिन जिस दिन तलाक होना था और फाइनल फैसला आना था उससे एक दिन पहले जो पति होता है वह अपनी पत्नी के घर जाता है और वहां पर जाकर कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखने के बाद पत्नी को अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या हुआ था ऐसा और कौन थी वह लड़की जिसने इतना कुछ सहन किया और क्या होता है इस कहानी में इससे आगे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुड़गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी जिसके घर में उसके माता पिता हैं और वो है, लेकिन माता पिता उसके छोटी उम्र में ही उसको छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद साक्षी पूरी तरह से अनाथ हो जाती है। अब जब साक्षी अनाथ हो जाती है तो उसका जो चाचा होता है वह उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी उठाता है और उसे अपने ही घर में रखने लगता है। यहाँ पर साक्षी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, अच्छी तरह से उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि चाचा उससे प्यार किया करता था। और धीरे धीरे यहाँ पर जो साक्षी होती है वह बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे साक्षी बड़ी होती है तो उसी समय पर अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगती है और इन्हीं के चलते जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तो उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर इधर उधर अपने लिए काम ढूंढती है और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगती है। साक्षी बच्चों को पढ़ाया करती और जो पैसे आया करते उन पैसों को अपने चाचा को दिया करती, क्योंकि उसे पता है कि चाचा के पास भी ज्यादा रुपया पैसा नहीं है तो अपनी शादी के लिए उसे भी कुछ ना कुछ पैसे का सहारा लगाना पड़ेगा। चाचा भी इस बात को समझता है और चुपचाप उन पैसों को इकट्ठा करता रहता है। धीरे धीरे जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पर जो चाचा होता है वो साक्षी की शादी की चिंता करता है और उसके बाद इधर उधर उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है। अब जहाँ पर भी वह साक्षी के रिश्ते की बात चलाता है तो वहीं पर लड़के में कोई न कोई ऐसी कमी मिल जाती है जिसे देखने के बाद चाचा का मन नहीं करता। हालांकि जो साक्षी की चाची होती है वो तो कहती है कि कर दो, कोई बात नहीं है, एक बार शादी हो जाएगी तो हमारी जान से आपट टल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो साक्षी की चाची होती है वो बिल्कुल भी इस बात में एग्री नहीं होती कि उसकी शादी में ज्यादा पैसा खर्च हो या घना अच्छा लड़का उसे मिले, क्योंकि उनकी खुद की भी एक लड़की है। अगर उस लड़की से अच्छा परिवार इसको मिल गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन चाचा उन रिश्ते से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, वो लोग ही मना कर रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के वह मना करता रहता है और साक्षी के लिए अच्छे से अच्छा लड़के की तलाश में रहता है। अब तभी एक दिन यहाँ पर जो साक्षी का चाचा होता है एक चाय की दुकान पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था, क्योंकि अभी अभी एक लड़के के पिता से उसने बात की है, लेकिन लड़का शराब पिया करता है और इसी वजह से वह उसे रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ पर बैठकर अब चिंता कर रहा है कि अब क्या होगा, बेटी की शादी होगी या नहीं होगी। लेकिन तभी साक्षी के पिता का एक पुराना दोस्त जो कि कभी उसके साथ पढ़ाई लिखाई किया था वह वहां पर आ जाता है और जैसे वो अपने पुराने कॉलेज टाइम के दोस्त को यहाँ पर बैठा हुआ देखता है तो पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो। साक्षी का पिता जैसे अपने पुराने दोस्त को देखता है तो एकदम से खड़ा होकर उसके गले मिलता है और उससे हालचाल जानता है। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वह भी उससे हालचाल जानता है और हालचाल जानने के दौरान यहाँ पर जो साक्षी का चाचा होता है वह उसे बता देता है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरे बड़े भाई की बेटी है और वह शादी के हो गई है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का मिल ही नहीं रहा और मैं तो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और उससे उसकी धूमधाम से शादी करा दूं, क्योंकि अब वो जवान हो गई है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा एक बच्चा है जिसका नाम है रंजीत, जो कि बाहर जाकर काम किया करता है कंपनी में और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। घर में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है और मैं तेरी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं रहने दूंगा, तो तू मेरे बच्चे से उसकी शादी कर दे। मेरा बेटा भी शादी के हो गया है और मैं भी उसकी शादी के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ पर जैसे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं और साक्षी का चाचा उस लड़के रंजीत से उसकी शादी तय करा देता है। शादी तय हो गई थी, साक्षी को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और यहाँ पर साक्षी और रंजीत दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे साक्षी दुल्हन बनकर रंजीत के घर में जाती है तो रंजीत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि साक्षी इधर उधर जाकर बच्चों को पढ़ाए, तो इसी वजह से वह उससे मना कर देता है। कहता है कि साक्षी अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने होंगे। यहाँ पर जो साक्षी होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी और कोई बात नहीं, मुझे केवल घर में रहना है। यहाँ पर साक्षी और रंजीत उस घर के अंदर रहने लगते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी।
क्योंकि अभी शादी को कुल ही 6 महीने बीते थे। लेकिन जैसे शादी को कुछ दिन और बीतते हैं तो साक्षी पूरे घर की चहेती बन जाती है। वह पूरे परिवार को बांध कर रखा करती और परिवार की छोटी से छोटी जरूरत के लिए एकदम से तत्पर खड़ी रहा करती। वहीं पर उस परिवार के अंदर एक बड़ी बहू होती है जिसका नाम होता है सीमा, और सीमा इन सब चीजों से जलने भूलने लगती है, क्योंकि अक्सर जो सास होती है वह भी साक्षी की बड़ाई किया करती है और इधर जो ससुर होता है वह भी साक्षी की बड़ाई किया करता है। तो इसी जलन के चलते वह अपने देवर को साक्षी के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काने लगती है और तरह तरह की बातें उससे कहने लगती है। अब जो रंजीत होता है वो अपनी भाभी की बातों को चुपचाप सुन लेता है और पहले तो उन्हें हंसी में टाल देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब बार बार कोई बात सुनाई जाती है तो वो बातें दिमाग में आ जाती हैं और दिमाग के जरिए वे व्यवहार में आने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर रंजीत के साथ होता है। जैसे उसकी भाभी उसे सिखाया पढ़ाया करती, तो उन बातों को जो रंजीत होता है वो सीरियस लेने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। जब साक्षी का ऊपर ये बार बार चिल्लाया करता है तो ये बात पिता को भी पता चलती है, और जब पिता ये देखता है कि बेटा बहू पर खामखाई चिल्लाया करता है तो उसके बाद वह उसे धमकाने लगता है और समझाने लगता है। लेकिन रंजीत अपने पिता की बातों को सुन तो लेता है और उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत धमकाना चल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था और साक्षी इन सभी बातों को बिल्कुल नॉर्मल समझती है और इसी तरह से घर के अंदर रहती है। लेकिन जैसे ही साक्षी की शादी को 1 साल होता है तो उसके बाद उसने एक फूल से बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने सौरभ रखा था। अब सौरभ को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है, लेकिन वहीं पर जो रंजीत की भाभी होती है उसे ये बात फूटी आंख नहीं सुहाती है और उसके बाद में रंजीत को और भी उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगती है। ये भड़काना काम भी आता है और इस भड़काने के चलते यहाँ पर जो रंजीत होता है वह अपनी पत्नी से और भी ज्यादा लड़ाई करने लगता है। लेकिन फिर से जो पिता होता है वह उसे धमका देता है और यहाँ पर फिलहाल रंजीत को चुप रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और जैसे ही साक्षी और रंजीत की शादी को लगभग 2.5 साल बीतते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर जो रंजीत के पिता होते हैं वह दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं और उसके बाद घर के अंदर अब साक्षी की हिमायत लेने वाला कोई भी नहीं रहा था, क्योंकि साक्षी की हिमायत केवल उसके ससुर जी लिया करते थे। सास बड़ाई तो किया करती थी, लेकिन ज्यादातर इधर उधर की बातों से उसे कोई भी मतलब नहीं होता है और वह चुपचाप ऐसे ही रहा करती है। अब यहाँ पर जो बहू होती है बड़ी वाली, उसे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि चलो अब तो मेरा राज हो जाएगा और मैं जैसे चाहूं उस तरह से घर के अंदर करवा सकती हूँ, और इस चीज में वो कामयाब भी होती है। दोस्तों यहाँ पर वह रंजीत के स्वभाव को इतना खराब कर देती है कि जिस स्वभाव के चलते यहाँ पर जो रंजीत होता है वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगता है। और जब एक दिन रंजीत अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटता है और उसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अपनी सास से इस बात की शिकायत करती है, तो सास उससे एक ही बात कहती है कि देखो बहू, आपसी मामला है और इसको कमरे में बैठकर सुलझा लो और बाहर इसके बारे में किसी को भी पता ना चलना चाहिए, और तुम मियाँ बीबी हो, तुम जैसे हो जाओगे वैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सास की बात तो सही थी और साक्षी को भी ठीक लगती है, तो इसी वजह से वह अब इस मामले को कमरे के अंदर बैठकर सुलझाना चाहती है। तो इसी वजह से साक्षी फिलहाल चुपचाप रह जाती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, बाद में समझा दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मामले और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। एक दिन की बात होती है, सुबह सुबह रंजीत को कहीं जाना था और वह जोरदार आवाज साक्षी को लगाता है जो कि किचन में काम कर रही थी। अब साक्षी भागी दौड़ी एकदम से वहां पर आती है, थोड़ी सी घबराई हुई, और जैसे ही रंजीत के सामने साक्षी पहुंचती है तो वह धमकाते उससे कहने लगता है कि ये लो मेरी शर्ट और जल्दी से इसे प्रेस कर दो, मुझे फौरन कहीं से जाना है। ऐसा कहकर जो रंजीत होता है वह उसे अपनी शर्ट दे देता है और जो साक्षी होती है उस शर्ट को लेकर प्रेस करने के लिए चली जाती है। वहां पर वह प्रेस को बंदोबस्त करती है, लेकिन इतनी देर में उसके पति की आवाज आ जाती है और वह उसे टॉवल देने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो वॉशरूम में नहाने के लिए घुस गया है और टॉवल वो लेकर नहीं गया है। तो यहाँ पर साक्षी एकदम से घबरा जाती है और वहां से फौरन से बाथरूम में जाकर अपने पति को टॉवल दे देती है। टॉवल देने के बाद जैसे वो वापस आती है तो तब तक जिस कमीज पर वो प्रेस कर रही थी अब तक रंजीत की पर, वह कमीज पूरी तरह से जल चुकी थी प्रेस से, क्योंकि साक्षी जल्दबाजी में उस प्रेस को कमीज के ऊपर ही छोड़कर चली गई थी। और यहाँ पर जैसे ही साक्षी ये सब कुछ देखती है तो एकदम से बुरी तरह से डर जाती है और वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में जो रंजीत होता है वह नहाकर बाहर निकलता है और जब वह जोर से साक्षी को आवाज लगाता है तो उसके बाद जो साक्षी होती है डरते डराते उसके पास जाती है और कहती है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जब आवाज लगाई थी तो मैं प्रेस को उसी के ऊपर रखा हुआ भूल आई, तो आप ऐसा करो अपनी कोई और शर्ट दे दो, उस पर मैं प्रेस कर देती हूँ, और बिल्कुल भी चिल्ला मत, सुबह सुबह ऐसे नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पर जो रंजीत होता है वह इस बात को देखकर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और नाराजगी के चलते वह साक्षी पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। पिटाई लगाने के बाद वह अपने कवर से दूसरी कमीज निकालता है और उसे बिना प्रेस के पहनकर वहां से चला जाता है। अब साक्षी जब दोबारा से पिटाई लगाई जाती है साक्षी को तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद वह सोचने लगती है कि इस तरह से जीने से क्या फायदा, मैं चलती हूँ अपने मायके में, वहां पर चाचा चाची के पास ही रह लूंगी, इससे अच्छा तो वही रहेगा, क्योंकि अब जिंदगी बस से बदतर हो गई थी और रंजीत बार बार उस पर हाथ उठाया करता। इसके बाद जो साक्षी होती है वह अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करके अपने बच्चे को लेकर वहां से सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। घर के अंदर किसी को भी आपत्ति नहीं होती है कि साक्षी कहां जा
जा रही है, लेकिन जैसे वो अपने चाचा चाची को रो रो कर पूरी कहानी बताती है कि इस तरह से रंजीत मुझ पर हाथ उठाया करता है और बहुत ही बुरा हो रहा है, तो उसके बाद चाचा जो होते हैं वो तो चुपचाप थे, लेकिन चाचा कुछ कह पाते उससे पहले चाची कहने लगती है, देखो बेटी साक्षी, हमने तुम्हारी शादी कर दी है और अपनी जिंदगी को अपनी ससुराल में बिताओ, यहाँ पर आकर क्या करोगी? अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरी बेटी की शादी में भी बहुत ज्यादा अड़चने आ सकती हैं, तो इसीलिए तुम ऐसा करो कि यहाँ से चली जाओ और अपने वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करो। ऐसा कहकर जो चाची होती है वो साक्षी को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और इसी वजह से जो साक्षी होती है वो चुपचाप वहां से वापस लौट आती है। शाम के समय जैसे वो घर के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो घर की बड़ी बहू होती है वो उसे ताना सा मारते हुए कहती है कि आ गई महारानी, एक रात भी तुम्हारे मायके वाले तुम्हें संभाल नहीं पाए, आखिर जिंदगी तो यहीं से व्यतीत होनी है ना, तो यहीं पर चुपचाप रहा कर। इस बात को कहकर वह तो अंदर चली जाती है, लेकिन साक्षी का मन अंदर तक टूट गया था और वह फूट फूट कर रोती है अपने कमरे में बैठकर। इधर उसका जो मासूम बच्चा है वह अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसके आंसू को पोंछने लगता है और कहता है कि मम्मा चुप हो जाओ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब आपको मैं अच्छी तरह से रखूंगा। अब मासूम बच्चे के मुंह से इन बातों को सुनकर जो साक्षी होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछ लेती है, क्योंकि बच्चे के सामने वह सब कुछ करना ठीक नहीं समझती। उसके बाद वह उसी घर के अंदर रहने लगती है और आज फैसला करती है कि शाम के समय जब उसका पति आएगा तो उसके बाद अपने पति को समझाएगी और उससे कहेगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा और तुम्हें सुधरना होगा, क्योंकि बच्चे पर इस बात का बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। यही सोचकर वह बैठी रहती है और जैसे ही शाम के समय रंजीत ऑफिस से वापस लौटता है तो उसके बाद आज साक्षी अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लेकर अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और उसे समझाने लगती है। लेकिन रंजीत जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से गर्म हो जाता है और गर्म होकर दोबारा से अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। यहाँ पर पत्नी फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है और उस पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। अब रात के समय जब साक्षी पर रंजीत ने पिटाई लगाई थी तो यहाँ पर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी मतलब इस बात से नहीं था और उसके बाद जो रंजीत होता है वह घर से बाहर निकल जाता है। अब जब साक्षी ये देखती है कि उसका पति ना तो समझने के लिए तैयार है और वो तो इसी तरह से अहंकार में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, तो साक्षी जो होती है वह फिलहाल तो इसी घर में रहती है, लेकिन मन ही मन उसके बहुत सारे विचार घूमने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जब साक्षी मार्केट कुछ काम से गई थी तो वहां पर उसे उसकी एक सहेली मिलती है, जिस सहेली का नाम होता है सीमा। सीमा जो कि एक कंपनी में नौकरी किया करती है और यहाँ पर जैसे ही वो साक्षी को देखती है तो उसके बाद बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि साक्षी जब कॉलेज में रहा करती थी तो वो बड़ी अच्छी और स्टाइलिश दिखा करती थी, लेकिन आज साक्षी पूरी तरह से हताश और उदास दिख रही है और उसकी पूरी खूबसूरती न जाने कहां गायब होगी। सीमा कहने लगती है कि साक्षी क्या हुआ तुम्हें, तुम तो कॉलेज के अंदर एकदम से ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर साक्षी कहती है कि कुछ नहीं यार, वैसे घर परिवार को चला रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो सीमा होती है वो कहने लगती है कि नहीं यार, घर परिवार तो हम भी चलाया करते हैं, लेकिन ऐसे तो हम नहीं है, हम भी अच्छी तरह से रहा करते हैं। तो जब यहाँ पर सीमा इस बात को कहती है तो उसके बाद साक्षी से नहीं रहा जाता और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब जैसे सीमा अपनी सहेली के आंखों में आंसू देखती है तो उसके बाद साक्षी को एकदम से गले लगाती है और कहती है कि साक्षी कुछ हुआ भी तो होगा, तू बता तो सही क्या हुआ। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अपनी पूरी कहानी सीमा को बता देती है और कहती है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि मैं तो अकेली रह भी नहीं सकती और चाचा चाची ने तो बोल दिया कि यहाँ पर मत आओ और मैं यहाँ पर कब तक रहूंगी, क्योंकि मेरा पति कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सीमा होती है वो कहने लगती है कि बहन एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो साक्षी कहती है कि हाँ बहन बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगती है कि जब तुमने ना नौकरी छोड़ी थी वो तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इंसान अगर अपने पैरों पर खड़ा रहता है तो उसके बाद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, और अगर तू आज नौकरी पर होती तो उसके बाद ना तो तेरा पति तुझसे ऐसा कहता और अगर कोई बात भी होती है तो उसके बाद तू अपने जीवन को आराम से जी सकती है। लेकिन खैर छोड़ इन बातों को और अब भी तू ऐसा कर ले, कहीं पर नौकरी पकड़ ले और नौकरी पकड़ के अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर। ऐसे आदमी के साथ कब तक रहेगी जिसने 7 साल के अंदर ये नहीं समझा कि तू भी इंसान है और तुम्हें किस तरह से घर के अंदर खुश रखना चाहिए। तू ऐसा कर, उसे तलाक ले ले और अलग से अपना समय व्यतीत कर। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साक्षी होती है वह चुप रह जाती है और कहती है कि खैर छोड़ इन बातों को, तू सुना तू कैसी है। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वह अपने बारे में बताती है, कहती है कि अच्छे से नौकरी किया करती हूँ और ज्यादातर घर का जो काम होता है वह मैं और मेरे पति मिलकर ही किया करते हैं और बड़ा ही प्यार है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो साक्षी होती है थोड़ी देर तक अपनी सहेली से बात करती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद सीमा की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन वो अभी इस बात का फैसला नहीं करती है और चुपचाप ऐसी चलती रहती है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, एक बार और समझा कर देख लेती हूँ। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है घर के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर उसका साक्षी का जो पति होता है पहले तो अपनी पत्नी पर पिटाई लगाता है और जब शाम को वापस लौटता है तो अपने साथ तलाक के पेपर लेकर आया था। अब जैसे ही यहाँ पर रंजीत तलाक के
पेपर लाकर साक्षी के सामने रखता है तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। यहाँ पर साक्षी फिलहाल तो चुपचाप रहती है, लेकिन रात भर इसी बात के बारे में सोचती है। दरअसल रंजीत को पता चल गया था कि उसका मायका पूरी तरह से खत्म है और इसी वजह से वो ऐसा किया करता है और उसकी भाभी उसको सहारा दिया करती है। कहती है कि देवर जी आज तो ये कर रही थी, आज तो ये वो कर रही थी, कभी किसी अपनी सहेली से मिलने के लिए चली भी जाया करती तो उसके बारे में भी उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया करती कि तुम्हारी पत्नी तो आज पूरे दिन घर से बाहर रही है और उससे पूछो कि वो कहाँ गई थी। तो इसी बात को लेकर रंजीत उस पर बार बार पिटाई लगाया करता है। अब यहाँ पर रात भर जो साक्षी है वो इसी बारे में सोचती है कि मेरा पति भी मुझे तलाक देना चाहता है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ और करूं तो करूं क्या। यही सोचकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन सुबह तक वो एक फैसला कर चुकी थी और उस फैसले पर कायम रहने का वो मन बना लेती है। सुबह सुबह उठकर वो घर का सारा काम करती है जिस तरह से रोज किया करती थी, लेकिन जैसे उसका पति घर से जाता है तो उसके बाद अपना सारा सामान पैक करती है जो भी उसका जरूरत का सामान था और अपने बच्चे को लेकर उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही वह अपनी सहेली सीमा के पास फोन करती है और कहती है कि यार एक तेरा फेवर चाहिए छोटा सा, क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बताओ कौन सा फेवर चाहिए और क्या काम तुम्हें करना है। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि मैंने अब अपना घर छोड़ दिया है और मैं अपने जीवन को अब सेल्फ डिपेंड होकर बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए तू मुझे एक कमरा दिला दे जिस कमरे के अंदर मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं, क्योंकि इस बच्चे को भी तो नहीं छोड़ सकती। इसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तू मेरे घर आ जा, यहीं पर रह लेना, एक कमरा जब भी फालतू है। लेकिन साक्षी मना कर देती है, कहती है कि नहीं यार कुछ दिनों के लिए सहारा दे दे और उसके बाद मैं अपने आप ही अपने जीवन को जी लूंगी और कहीं ना कहीं मुझे काम भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो साक्षी होती है वो सीमा की मदद से एक किराए का कमरा लेती है और उसके अंदर अपने बेटे के साथ रहने लगती है। साक्षी ने अपना घर अलग से बना लिया था जिस घर को वो अपना कह सकती थी। इधर उसका पति जैसे शाम के समय आता है और घर के अंदर साक्षी को नहीं देखता है तो वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन साक्षी घर के अंदर नहीं थी। और जैसे वो अपने बेडरूम के अंदर जाता है तो वहां पर टेबल पर उसे खत मिलता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुम तो सुधरने वाले नहीं हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। इस खत को पढ़ने के बाद रंजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे क्योंकि पत्नी तो घर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद रंजीत भी सोच लेता है कि ठीक है अपने आप छोड़कर गई है तो अपने आप ही वापस लौटेगी। लेकिन यहाँ पर जो साक्षी होती है वह एक स्कूल में दोबारा से नौकरी पकड़ती है और नौकरी पकड़ने के बाद घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती है। धीरे धीरे इन सभी चीजों से वो इतने पैसे कमा लेती है कि किस्तों पर उसने अपने लिए घर ले लिया था जिसको वो अपना घर कह सकती थी और उसके अंदर अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। लेकिन जैसे वो इस घर में शिफ्ट होती है तो उसके बाद जो साक्षी होती है वह सीधा तलाक के कागज बनवाकर अपने पति के पास भेज देती है। और तब तक जो पति होता है उसे भी अकल आ गई थी, क्योंकि घर के अंदर जब साक्षी नहीं होती है तो उसके लिए हमेशा से ठंडा खाना ही मिला करता और साक्षी तो उसे ताजा खाना बनाकर दिया करती। अगर कभी घर के अंदर अलग तरह की सब्जी बनी है तो साक्षी उसके लिए दोबारा से सब्जी बना दिया करती। लेकिन रंजीत को उस टाइम पर इन बातों की कोई भी वैल्यू नहीं थी और जब साक्षी घर छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद उसे रह रहकर साक्षी की याद आती है। लेकिन उसके अंदर का अहंकार बार बार उससे कह रहा था कि नहीं तू मर्द है और मर्द कभी पीछे नहीं हटा करते और उसे ही आना होगा, वही आकर माफी मांगेगी और तुझे माफी बिल्कुल भी नहीं मांगनी है। इसके बाद जैसे ही तलाक का नोटिस आता है तो यहाँ पर जो रंजीत होता है वह खुशी खुशी उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट में जाकर उस केस को लड़ने लगता है। वकील साहब से जब बात होती है तो वकील साहब कहता है कि देखो तुम लोगों की शादी को काफी दिन हो चुके हैं और तुम्हारा तलाक मुश्किल से 1 महीने के अंदर हो जाएगा, तो उसके लिए तुम दोनों को कोऑपरेट करना होगा। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वह इस बात के लिए हामी भरती है और रंजीत भी इस बात के लिए हामी भर देता है। इसके बाद केस चलाया जाता है और वहां पर वकील साहब अपने अपने कागजों को पूर्ति करते हैं और पूर्ति करने के बाद धीरे धीरे वो केस फाइनल फैसले पर पहुंच जाता है। फाइनल फैसले से 1 दिन पहले यहाँ पर जो रंजीत होता है वह सोचने लगता है कि अब तो मेरा इससे तलाक हो जाएगा और उसके बाद मेरी जिंदगी और भी बद से बदतर हो जाएगी। तो इसी वजह से जो रंजीत होता है तलाक के फैसले से 1 दिन पहले सीधा अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अचानक से उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। जब यहां पर साक्षी ये देखती है कि उसका वो पति जो घमंड में चूर रहा करता था और बार बार ये कह दिया करता था कि मैं तो मर्द हूं और मर्दों की घर के अंदर चला करती है और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो उसके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांग रहा है, तो साक्षी उसे उठाती है और कहती है कि रंजीत क्या हुआ, तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पर रंजीत रो रो कर कहने लगता है कि साक्षी मैंने बहुत ही गलत किया है, लेकिन इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब तुम उस घर को छोड़कर आ गई, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। घर वाले तो केवल नाम के ही हैं, वो तो केवल अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त हैं और मुझे तो कोई देखता भी नहीं है। मुझे माफ कर दो, जो भी गलतियां मैंने की है उन सभी के लिए माफी मांगता हूं और दोबारा से मेरे साथ मेरे घर में चलो। लेकिन साक्षी यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि रंजीत जब मैंने तुम्हें समझाया था तो तुम समझे नहीं थे, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूं तो अब मुझे किसी की बात सुनने के लिए जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी और कल तुम्हारा और मेरा तलाक हो जाएगा और उसके बाद तुम अपने रास्ते रहना
और मैं अपने रास्ते रहना। तलाक के अंदर यह भी बात तय हुई थी कि लड़का यहाँ पर साक्षी के पास रहेगा। तो साक्षी कहती है कि बच्चे को मैं ही पालूंगी, क्योंकि अब तो मैं पालने लायक हूं ना, मैं पैसे कमाया करती हूं, उन पैसों से अपने बच्चे का भरण पोषण आराम से कर सकती हूं। तो यहाँ पर जो रंजीत होता है वह मायूस तो हो जाता है, लेकिन दोबारा से अपनी पत्नी से माफी मांगता है और जिद करने लगता है कि नहीं साक्षी, हम दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साक्षी होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो इसी घर में रह सकते हो, लेकिन उस घर के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं से अपनी ड्यूटी कर लेना और ये मेरा ही घर है। यहाँ पर जो रंजीत होता है वो फट से इस बात के लिए मान जाता है और उसके बाद से वो उस केस को तो वहीं पर बंद कर देते हैं और रंजीत और साक्षी एक साथ अपने जीवन को जिया करते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।